उर्दू अफसाना अब्दुल्ला दीवाना। तहरीर मखमूर हुसैन बदख्शी। आवाज़ मुबशिर रुफाई। मैं पागल नहीं हूं साहिब, मैं पागल नहीं हूं। खुदा के लिए आप मुझे पागल न कहें, वरना मैं जरूर पागल हो जाऊंगा। हां साहिब, मैं जरूर पागल हो जाऊंगा। आप मुझे यहां से जाने दीजिए और बस। क्योंकि जब मैं इस मेंटल हॉस्पिटल की एक एक खिड़की पर नजर डालता हूं, एक एक दरवाजे की तरफ देखता हूं, एक एक पागल आदमी की बातें सुनता हूं, तो मुझे यही एहसास होता है कि मैं पागल हूं। लेकिन साहिब, मैं पागल नहीं हूं। इसलिए मैं आपको खुदा का वास्ता देकर कहता हूं कि मुझे यहां से जाने दिया जाए। हालांकि अब मुझे यहां से नहीं जाना चाहिए था। अगर आप मुझसे यह कहते कि मैं पागल नहीं हूं, तो मुझे यह कहना चाहिए था कि मैं जरूर पागल हूं। अगर आप मुझे घसीट कर यहां से निकाल भी देते, मुझे फिर भी यहां से निकलना नहीं चाहिए था। इसलिए कि अब इस हॉस्पिटल के बाहर मेरा कौन है? न कोई घर, न कोई बार, न कोई ठौर, न कोई ठिकाना, न कोई बाप, न कोई मां, न भाई, न बहन, और ना ही कोई दोस्त। फिर भी यहां से निकलकर कहां जाऊं? कहां, किसके पास रहूं और क्या करूं? लेकिन साहिब, ये सब कुछ सोचते हुए भी यहां रहना नहीं चाहता। बस जितनी जल्दी आपसे हो सके मुझे यहां से जाने दिया जाए, क्योंकि यहां रहकर ये पागल होने का एहसास, साहिब, मैं यहां रहकर जरूर पागल हो जाऊंगा। और एक बात जो मैंने आपसे अभी तक नहीं कही, यह है कि उसकी आंखें बार बार मेरे सामने आ जाती हैं, और यही आंखें हैं जो मुझे पागल बना देती हैं। वो आंखें हैं साहिब, ये देखिए, ये बिल्कुल मेरे करीब आ रही हैं। ओह, ये मेरी जान निकाल कर रहेंगी। बचाओ, बचाओ। आपने मुझे पानी पिलाया, आपने ठीक किया। अब वो आंखें मेरे सामने नहीं हैं, बिल्कुल नहीं हैं, और अब मैं होश में आ गया हूं। आप मेरी बातें मजे से सुन रहे थे ना? लेकिन जब वो आंखें मेरे करीब आ रही थी तो मैं बेहोश हो गया। लेकिन अब मैं बिल्कुल होश में हूं। इसलिए अब मैं आपसे सब कुछ कहूंगा। हालांकि मुझे ये सब कुछ आपसे नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि मैं एक शरीफ आदमी हूं, और एक शरीफ आदमी होकर मुझे आपसे सब कुछ न कहना चाहिए। लेकिन न जाने मैं क्यों चाहता हूं कि आपसे सब कुछ कहूं, सब कुछ, क्योंकि मेरे सीने पर एक बोझ सा है। और जब मैं आपसे ये सब कुछ कहूंगा तो मुझे यकीन है कि ये बोझ जरूर हल्का हो जाएगा। इस वक्त भी जब आपसे बातें कर रहा हूं, मेरे दिल का बोझ हल्का सा हो रहा है, और मैं जरा आजादी के साथ सांस लेने लग गया हूं। मुझे आपसे सबसे पहले यह कहना चाहिए कि मेरी कोई बहन थी और न कोई भाई, बस एक बाप था और एक मां। लेकिन मैं 5 साल का था जबकि मेरी मां मर गई थी। मुझे अब बिल्कुल याद नहीं कि मेरी मां कैसी थी और वो कैसे मर गई, क्योंकि आप जानते हैं ना कि 5 साल के बच्चे का जहन कैसा होता है। लेकिन फिर भी न जाने मुझे ये क्यों याद आता है कि वो मुझे बहुत प्यार करती थी, और उसके प्यार की याद मुझे उस वक्त और ज्यादा सताती थी जब मैं चचा के घर में आ गया था। मां के मर जाने के बाद मेरे बाप ने दूसरी शादी नहीं की, हालांकि उसे दूसरी शादी करनी चाहिए थी, इसलिए कि उसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 30 साल की थी, और 30 साल की उम्र आप जानते हैं ना कि कोई ज्यादा नहीं होती। लेकिन मेरे बाप ने उस 30 साल की जवां उम्र में भी शादी नहीं की।
सिर्फ इसलिए कि कहीं दूसरी मां मुझे उससे छीन न ले। इससे आपको अंदाजा होगा ना कि मेरे बाप को भी मुझसे कितनी मोहब्बत थी। लेकिन उसे क्या पता था कि अगर दूसरी मां मुझे उससे छीन नहीं सकती, लेकिन मौत तो छीन सकती है ना। इस बात का इल्म शायद मेरे बाप को नहीं था। लेकिन साहिब, एक रोज ऐसा हुआ और मेरा बाप उस वक्त मर गया जबकि मेरी उम्र अभी सिर्फ 9 साल की थी। यानी 5 साल की उम्र में मां मर गई और 9 साल की उम्र में बाप। आप गौर से मेरी बातें सुन रहे हैं ना। 9 साल की उम्र का यह वाक़ा मुझे अच्छी तरह याद है कि 10 रोज तक मेरा बाप बिस्तर में पड़ा रहा, और जिस रोज वो मर गया उसके मरने से जरा पहले की ये बात इस वक्त भी मेरी आंखों के सामने है कि मरने से पहले मेरे बाप ने सिर्फ मुझे और अपने भाई यानी चचा को अपने कमरे में रहने दिया। मेरे हाथ को उसके हाथ में यानी मेरे चचा के हाथ में देकर कहा, इसे मैं तुम्हारे हवाले करता हूं। मुझे तुम पर भरोसा है और तुम अच्छी तरह जानते हो कि यही एक बेटा इस दुनिया में मेरा सब कुछ था, माल भी और दौलत भी। ये कहते कहते मैंने देखा कि मेरे बाप की आंखों में बहुत सारे आंसू आ गए, और फिर उसने एक बार जोर से मुझे अपनी छाती से लिपट लिया। मैं भी फूट फूट कर रो रहा था और मेरे चचा की आंखों में भी आंसू तैर रहे थे, मगरमच्छ के या लेकिन नहीं, भाई की मौत पर भाई के आंसू लाजमी और फितरी है। अलबत्ता चचा और भतीजे की बात अलग है। लेकिन चचा के घर में चंद ही रोज रहने के बाद मैंने ऐसा महसूस किया कि मां और बाप के मरने के बाद मेरी भी मौत वाक़ा हुई है, और ये जीते जी की मौत बड़ी दर्दअंगेज होती है। इस दर्द को मैं महसूस कर सकता हूं, आप नहीं, क्योंकि जाने वही जिस पर बीत जाए। लेकिन मुझे इस बात का इकरार करना चाहिए कि मेरा चचा अपने भाई यानी मेरे बाप की तरह बहुत शरीफ आदमी था। पहले चंद रोज तक उसने मुझे मां और बाप की मौत को महसूस ही नहीं होने दिया। वो मुझे इस मोहब्बत से खिलाता पिलाता और प्यार करता कि मुझे ये ख्याल ही न रहा कि मेरी कोई मां भी थी जो मुझे प्यार करती थी, और मेरा कोई बाप भी था जो मेरा बहुत ख्याल रखता था। लेकिन साहिब, पत्थर भी बार बार की रगड़ से घिस जाता है, और चंद ही रोज के बाद मेरा चचा वो नहीं रहा जो कि वो पहले था। चच्ची के बार बार के सिखाने से वो बदल ही गया। लेकिन मुझे इसका गिला ही क्या, वो मेरा बाप नहीं था जिसने मेरे आराम में खलल पैदा होने की वजह से दूसरी शादी नहीं की। वो तो मेरा चचा था, और वो अपने भतीजे के वास्ते चच्ची को तलाक नहीं दे सकता था। लेकिन मैं एक बार फिर इस बात का इकरार करता हूं कि मेरा चचा अपने भाई यानी मेरे बाप की तरह एक शरीफ आदमी था। उसने अक्सर मेरी वजह से चच्ची के साथ लड़ा भी, उसके गिरेबां को नोच भी लिया और उसकी हड्डी पसली भी एक कर दी। लेकिन फिर न जाने क्या हुआ कि चचा बदल गया और अपने भतीजे को बिल्कुल ही भूल गया। इस कदर भूल गया कि अब उसके अपने बच्चे स्कूल में पढ़ते रहते थे और उसका भतीजा झाड़ू देता और बर्तन मांजता फिरता था। उसके अपने बच्चे स्कूल से वापस आकर खेला करते थे और उसका भतीजा बाजार से सौदा सल्फ लाता और बाजार के नल से दिन भर पानी भर भर कर लाता, और उसके एवज उसे क्या मिलता था? रोटी के चंद सूखे टुकड़े और बासी चावल के चंद निवाले। लेकिन इस पर भी भतीजे ने कभी चचा से शिकायत नहीं की। लेकिन इस वक्त मैं आपसे ये सब कुछ इसलिए कह रहा हूं कि अब मेरा कलेजा फटने को आ रहा है।
और आपसे ये सब कुछ कहते हुए मैं इस दर्द और जलन में कुछ कमी सी महसूस कर रहा हूं। हाँ, तो मैं आपसे चचा और चची के बारे में कह रहा था। पूरे 4 साल तक मैं चचा और चची के जुल्म सितम सहता रहा। कई बार तकलीफों को सहते सहते मैंने सोचा कि मैं खुदकुशी करूं, किसी दरिया में छलांग मारकर गायब हो जाऊं, किसी छत पर से गिरकर अपनी जान दे दूं, किसी मोटर के नीचे आ जाऊं। लेकिन न जाने मैं ऐसा क्यों न कर सका, और मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास होता है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। दरअसल मैं बुज़दिल हूं साहिब। मैं ये ख्याल करता था कि अगर दरिया में छलांग मारने के बाद मुझे दरिया से निकाला गया तो मैं चचा को कौन सा मुंह दिखाऊंगा। अब आप कहेंगे कि मेरी उम्र 13 साल की थी तो मैं इस जुल्म सितम से बचने के लिए चचा के घर से भाग क्यों न गया। साहिब, ये ख्याल भी कई बार मेरे जहन में आया था और अक्सर आया था, लेकिन मैं ऐसा भी न कर सका क्योंकि मैं अपने बाप की तरह एक शरीफ आदमी हूं और ऐसा काम मुझसे कभी नहीं हुआ जिसमें कि शराफत की बात ना हो। यही वजह है कि मैं चचा के घर से भाग नहीं गया, ताकि कहीं लोग मेरे चचा से ये न कहें कि उसका भतीजा उसके जुल्म सितम से तंग आकर उसके घर से भाग गया। इस बात से आपको यकीन आ गया होगा कि मैं एक शरीफ आदमी हूं, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि यही शराफत मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी शराफत ने मुझे चचा के जुल्म सितम सहने पर मजबूर किया और उसके घर से निकलने न दिया। यही शराफत है जिसने मुझे राजी से दूर किया और यही शराफत है जिसने आज मुझे इस मेंटल हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। लेकिन पहले आप राजी की बात रहने दें। पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि 13 साल की उम्र में मुझे चचा के घर से छुटकारा क्यों कर हासिल हो और कैसे मैं एक मुद्दत तक एक ऐसी दुनिया में रहा जहां मुझे एक बार फिर मां की मौत की याद नहीं आई, बाप की जुदाई ने न सताया और चचा और चच्ची के जुल्म सितम का ख्याल न आया। एक रोज ऐसा हुआ कि चचा जब शाम को घर आया तो पहले वो बहुत देर तक एक अलग कमरे में चच्ची के साथ बातें करता रहा। वहां वो क्या बातें कर रहे थे उसका मुझे कुछ इल्म नहीं, लेकिन इतना मुझे जरूर याद है कि जब वो कमरे से बाहर आ गए तो दोनों मेरी तरफ देख रहे थे और उनकी इन नजरों से ही मैं भांप गया कि वो मेरे मुतल्लिक ही बातें कर रहे थे। फिर चचा ने अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, मुझे याद है कि तेरे बाप ने इस गर्ज से तुम्हें मेरे सुपुर्द किया था कि तुम्हें कोई तकलीफ न पहुंचे, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैंने आज तक हर मुमकिन कोशिश की कि तुम्हें किसी भी किस्म की तकलीफ का एहसास न हो और तुम्हारे बाप की रूह को कोई सदमा न पहुंचे। लेकिन बेटा, चूंकि मुझे हर वक्त तुम्हारी भलाई का ही ख्याल रहा है, इसलिए मैं कल तुम्हें एक ऐसी औरत के पास ले जाऊंगा जो तुम्हें अपने बेटे की तरह पालेगी, अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छा पहनने को देगी, क्योंकि उसकी अपनी कोई औलाद नहीं है। बेटा, बेगम इफ्तिखारुद्दीन बड़ी दौलतमंद है और मैं खुश हूं कि तुम्हारे नसीब अब जाग गए हैं। तुम्हें दूर करते हुए मुझे दुख जरूर होगा, लेकिन तुम्हें एक दौलतमंद घर में बढ़ते पलते खाते पीते और इंसान बनते देखकर मुझे बेपनाह खुशी भी नसीब होगी, और इस तरह शायद तुम्हारे बाप की रूह भी मुझसे खुश रहेगी। ये कहकर चचा खामोश हो गया और एक बार फिर चच्ची के साथ अलग जाने क्या क्या बातें करता रहा। उस रोज मुझे याद है कि मैं रात भर रोता रहा। रात भर मेरी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन ये आंसू खुशी के आंसू थे। लेकिन साहिब, ये इस बात की खुशी न थी कि मैं अब चचा के घर से निकलकर
बेगम इफ्तिखारुद्दीन के बंगले में कदम रखने वाला था। अब मैं जहन्नुम से निकलकर जन्नत में दाखिल होने वाला था। नहीं साहिब, ये खुशी इस बात की न थी। अलबत्ता खुशी इस बात की थी कि आज पहली बार चच्चा ने मुझे बेटा कहकर पुकारा था। बहुत मुद्दत तक मैं इस एक लफ्ज के लिए तरस रहा था कि कोई मुझे बेटा कहकर पुकारे, कोई मेरा बाप बने, कोई मुझे मां का प्यार दे और मेरे कानों में मोहब्बत के दो बोल कहते। आज मेरे चच्चा ने मेरी ये तमन्ना पूरी की थी, इसीलिए मेरे आंसू बह रहे थे। आज मैं चाहता था कि मैं चच्चा से कह दूं, चच्चा मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। चच्चा मुझे दौलत की नहीं मोहब्बत की जरूरत है। मैं रूखी सूखी पर ही गुजारा करूंगा, मगर तुम मुझे बेटा कहकर पुकारो। चच्चा चच्चा तुम मुझे बेटा कहकर पुकारो। मगर सुबह पाँव फटने के जरा बाद ही जब चच्चा मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ बाहर ले आया तो मैं उससे कुछ भी कह न सका। हालांकि मैंने सारी रात रो रो कर ये सोच लिया था कि मैं चच्चा से कह दूंगा कि मैं इस घर से नहीं जाऊंगा, लेकिन साहिब यहां भी मेरी शराफत ने मेरा मुंह बंद कर दिया। मुझे ये ख्याल आया कि चच्चा जो चाहे करे, मुझे उसकी मर्जी में दखल नहीं देना चाहिए। इसलिए मैं चुपचाप उसका हाथ थामे उसके साथ चल दिया। यहां चच्चा के घर से तकरीबन 2-2.5 मील दूर हम रानी बाग पहुंचे। रानी बाग यकीनन पॉश कॉलोनी है कि यहां कच्ची ईंटों के बने हुए पोसीदा मकान नहीं, बल्कि पत्थर, सीमेंट और लोहे से बने हुए शानदार महल्लात खड़े। ये शरीफों की बस्ती है। इन्हीं महल्लात में से गुजरते हुए हम एक महल में दाखिल हुए। अंदर मेरे कदम बड़ी एहतियात के साथ पड़ रहे थे, क्योंकि ये दुनिया ही मेरे लिए अजनबी थी। इस दुनिया का तस्वुर तक भी मैंने नहीं किया था। लेकिन आज इसी दुनिया में आकर मैं खुद से बार बार पूछ रहा था कि ये सब कुछ मैं ख्वाब देख रहा हूं या इसमें कुछ हकीकत भी थी। लेकिन साहिब, मैं ये जो कुछ भी देख रहा था ये हकीकत ही थी, कोई ख्वाब न था। चच्चा ने मुझे एक बड़े से हाल में बेगम इफ्तिखारुद्दीन से मिला दिया। उस बड़े से कमरे में सुर्ख ईरानी कालीन बिछे हुए थे। खिड़कियों पर फूलदार रेशमी पर्दे हवा में झूल रहे थे और बेगम इफ्तिखारुद्दीन कुर्सी पर बैठी रेडियो सुन रही थी। उसने हम दोनों को बैठने को कहा और फिर चच्चा की तरफ मुखातिब हुई, तो आप आज इसे ही ले आए। और फिर मेरी तरफ गौर से देखने के बाद मुस्कुराते हुए होंठों से कहा, बड़ा ज़हीन और शरीफ लड़का मालूम होता है। फिर थोड़ी देर चंद रस्मी बातें करने के बाद चच्चा ने मुझे उस घर में अकेला छोड़ दिया, हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि उस रोज के बाद मैंने चच्चा को कभी नहीं देखा। नए घर में पहली रात को मैं बिल्कुल सो न सका। हालांकि मुझे अच्छी नींद आ जानी चाहिए थी, क्योंकि खाना पहली बार पेट भर के खाया था और लजीज खाया था। बिस्तर भी नरम और गर्म था और सब कुछ एक ख्वाब का सा आलम था। लेकिन मैं फिर भी न सो सका, क्योंकि दिमाग में अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे। क्या चच्चा ने इस औरत से मेरा सौदा किया है? क्या बेगम इफ्तिखारुद्दीन मुझे बेटे की ही तरह पालेगी? आखिर से क्या जरूरत पड़ गई कि मुझ ही को चच्चा से मांग लिया, जिसकी न कोई तालीम है और न कोई तहसील? क्या चच्चा मुझे यहां धोखे से तो नहीं ले आया? क्या बेगम इफ्तिखारुद्दीन मुझे धोखा तो न देगी? ये और इस किस्म के बेशुमार सवालात रात भर मेरे जहन में खलबली मचाते रहे और मैं रात भर सो न सका। लेकिन साहिब, चंद ही रोज गुजर जाने के बाद मुझे मालूम हुआ कि जो कुछ भी मैं सोच रहा था वो सब गलत है। न चच्चा ने मुझे धोखा दिया है और न बेगम इफ्तिखारुद्दीन को मुझे धोखा देने का कोई ख्याल है।
क्योंकि जिस लगाव, जिस प्यार के साथ वो मुझसे पेश आती थी, उस लगाव, उस मोहब्बत व प्यार पर शक करना अपने आप को जानबूझकर गुनहगार बनाना था। बेगम इफ्तिखारुद्दीन की उम्र कोई 35 साल के करीब थी। उसने तीसरी शादी नहीं की थी, क्योंकि जब उसने पहली शादी की थी तो उसके खावंद ने 3 ही साल बाद उसको छोड़ दिया था, और जब उसने दूसरी शादी की तो 2 ही साल बाद उसका दूसरा खावंद मर गया। लेकिन ये दूसरा खावंद अपने पीछे कोई औलाद छोड़ने के बजाय बेगम इफ्तिखारुद्दीन के लिए एक सिल्क फैक्ट्री और बेशुमार दौलत छोड़ गया था। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि बेगम इफ्तिखारुद्दीन ने तीसरी शादी क्यों नहीं की थी, और 2 शादियां करने के बाद भी उसकी अपनी कोई औलाद क्यों न थी। बेगम इफ्तिखारुद्दीन के घर में रहकर पहले पहल मैं खुद को अजनबी सा महसूस करने लगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बेगम इफ्तिखारुद्दीन की मोहब्बत और खुलूस ने उस अजनबियत को मिटा दिया। मेरी उम्र उस वक्त 13 साल की थी, और जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा है कि 13 साल की उम्र तक न मैंने कुछ लिखा था और न कुछ पढ़ा था, और न ही किसी किस्म का कोई हुनर ही हासिल किया था। बस यूं समझ लीजिए कि मैं एक गंवार के रूप में बेगम इफ्तिखारुद्दीन के घर में दाखिल हुआ था। लेकिन साहिब, आप ये सुनकर हैरान होंगे कि बेगम इफ्तिखारुद्दीन ने कभी भी मेरे उस गंवारपन को देखकर मुंह नहीं बनाया, अपनी उम्र को बर्बाद करने का ताना नहीं दिया, बल्कि मेरी इस बर्बादी को उसने हालात का तकाजा समझकर मुझ में मुस्तकबिल को रोशन करने का एक जज्बा और एहसास पैदा किया। अब रोज एक उस्ताद मुझे पढ़ाने के लिए आता था, और बाकी तहजीब और इखलाक के मुतल्लिक जितनी भी बातें थी वो बेगम इफ्तिखारुद्दीन रोज सुबह से शाम तक मेरे जहन नशीन करती जाती थी, और उन पर चलने और अमल करने के लिए भी कहती थी। अगर कहीं पर कोई गलत बात मुंह से निकलती या कोई भवंडी हरकत सरजद होती तो उसे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन उस गुस्से में भी कितना प्यार होता था, कितनी मोहब्बत होती थी और कितना खुलूस होता था, उसे मैं ही समझ सकता हूं। उसकी इस तरह की परवरिश, इस तौर की देखभाल और इस अंदाज की मोहब्बत को देखकर यही महसूस करता था कि बेगम इफ्तिखारुद्दीन को मेरा इस कदर ख्याल है कि अगर मेरी अपनी मां जिंदा होती तो शायद ही उसे मेरा इतना ख्याल होता। वो मेरी सब कुछ थी, क्योंकि मेरा इस दुनिया में और था ही कौन, और न मैं चाहता था कि मेरा इस दुनिया में कोई हो, क्योंकि मुझे बेगम इफ्तिखारुद्दीन जो मिल गई थी। जरा सी छींक आई तो बेगम इफ्तिखारुद्दीन ने डॉक्टर को टेलीफोन किया और डॉक्टर हाजिर, और फिर खाने पीने की चीजों में तब्दीली आई। चेहरा जरा सा जर्द पड़ गया तो टॉनिक पर टॉनिक हाजिर, और नौकरों को तलकीन कि ये चीज इस वक्त देनी चाहिए और ये चीज उस वक्त। कभी पांव में हल्की सी चोट भी आई तो बेगम इफ्तिखारुद्दीन की परेशानियों की हद नहीं होती थी। खुद अपने हाथों से, जिन हाथों ने कभी कोई काम करना ही नहीं सीखा था, मेरी मरहम पट्टी करती थी। ये थी बेगम इफ्तिखारुद्दीन। अब आप ही कहिए कि अगर मेरी अपनी मां जिंदा होती तो वो मेरे लिए इतना कुछ कर सकती जितना कि ये फरिश्ता सीरत औरत मेरे लिए करती थी। इसी दौलत, इसी राहत और इसी जन्नत में मुझे राजी भी मिली। राजी का नाम मैंने पहले भी लिया था ना? हाँ साहिब, राजी उस माली की लड़की का नाम है जो बेगम इफ्तिखारुद्दीन के बागीचे में नए नए फूल उगाता था और उनकी प्यारी प्यारी क्यारियां बनाता था। उसकी राजी भी एक फूल थी, वैसी ही रंगीन, वैसी ही खूबसूरत और वैसी ही नाजुक कि ये एहसास होता था कि हाथ लगाओ तो अभी मुरझा जाएगी। उसमें खुशबू ही खुशबू थी, बिल्कुल ऐसी ही खुशबू जैसी यास्मीन के फूलों में होती है। राजी दिन में बाप के लिए खाना भी बनाती थी, फूलों को पानी देने में भी बाप का हाथ बढ़ाती थी,
और मुझसे भी कभी कभी खेला करती थी और बातें किया करती थी। किसी किसी वक्त इसलिए कि कभी उससे फुर्सत होती तो मुझे नहीं, और कभी मुझे फुर्सत होती तो उसे नहीं। लेकिन जिस वक्त भी हम दोनों को फुर्सत होती तो हम उस वक्त का खूब फायदा उठाते थे, खूब खेला करते थे और खूब बातें किया करते थे। राजी की उम्र भी करीब करीब मेरी ही बराबर थी, या मुझसे 1-2 साल कम। लेकिन 1-2 साल का फर्क कोई खास फर्क नहीं होता है। शायद यही वजह थी कि वो मुझसे बहुत घुल मिल गई थी और मुझे भी उसे घुल मिलकर बातें करने में बड़ा मजा आता था। साहिब, राजी बातें बड़ी प्यारी प्यारी करती थी, ऐसी प्यारी प्यारी जैसे कोई बुलबुल चहक रही हो। लेकिन साहिब, जब दिन गुजरते गए, बहुत सारे दिन, बहुत सारे महीने और कई बरस, यही कोई 4 बरस, मैं 17 साल का हो गया। राजी भी 15 साल की या इससे कुछ कम की हो गई। वो भी जवान हो गई और मैं भी जवान हो गया। तो मुझे ऐसा नजर आने लगा कि राजी की जुल्फों की खुशबू तेज से तेज तर होती जा रही है। उसकी मासूम आंखों की मासूमियत बढ़ती जा रही है और उसकी बातों की चहचहाहट शीरीन से शीरीन बनती जा रही है। जब मुझे ये सब कुछ नजर आया तो राजी हर वक्त मेरी नजरों में समाती रही और अपने कमरे में बैठकर 4 पहर मेरी आंखें उसकी झोपड़ी पर लगी रहने लगी। जब उसकी सूरत दिखाई देती तो दिल धक से रह जाता, जब सामने आ जाती तो न जाने क्या हो जाता। ये मैं बयान नहीं कर सकता। अलबत्ता इतना कह सकता हूं कि जब वो मेरे सामने आ जाती थी तो मेरे बाजू चाहते थे कि उसे बाजुओं में जकड़कर ही रखा जाए। दिल चाहता था कि उसे दिल के साथ ही लगाकर रखना चाहिए और आंखें चाहती थी कि उसे आंखों से ही लगाए रखना चाहिए। ये मेरी हालत थी और राजी की हालत भी इससे कुछ कम न थी। वो जब भी मेरे सामने आती तो इस अंदाज से आती और मेरी तरफ यूं देखती कि उसके नाजुक बदन का एक एक अंग, उसकी शर्मीली निगाहों की एक एक जुम्बिश मुझसे ये फरियाद करती हुई दिखाई देती थी, अब्दुल्ला, तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम कब समझ जाओगे अब्दुल्ला? जब मैं मर जाऊंगी तब ना। मोहब्बत बार बार नहीं होती, एक बार होती है। ये लो, इस वक्त मैं तुम्हारे सामने हूं। मुझे अपने सीने से लगा लो, मुझे अपने दिल में बसा लो, मुझे अपने बाजुओं में जकड़ लो, क्योंकि मैं फिर नहीं आऊंगी। जब मुझे राजी के जिस्म का एक एक अंग और एक एक रोम और उसकी खामोश निगाहों का एक एक इशारा यही फरियाद करते हुए दिखाई दिया तो साहिब, मैं प्यार के आलम में मुब्तला हो गया। एक कश्म सी थी जो मेरी रूह को जलाई जा रही थी, एक खटक सी थी जो मेरे जिगर में फांस बनकर अटक कर रह गई थी। मैं सोच रहा था और सोच सोच के परेशान होता रहता था कि ये राजी को क्या हो गया है और ये मुझे क्या हो रहा है। अगर किसी ने मुझे राजी से छुप छुप कर बातें करते हुए देख लिया, अगर राजी ने कहा, अब्दुल्ला मुझे अपना बना लो, ये और इस किस्म के ख्यालात ने जब मुझे लगातार परेशान किया तो साहिब, आपको मालूम है मैंने क्या किया? मैं एक दिन राजी से मिला। वो फूलों की एक क्यारी के पास बैठी घास फूस निकाल रही थी। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ गई तो उसके रुखसारों पर लाली सी उभर आई। उसकी शर्मीली सी निगाहों में एक शर्मीली शर्मीली सी मुस्कुराहट फैल गई। उस वक्त उसे देखकर फिर मेरे दिल की वही हालत हो रही थी जो कि पहले हुआ करती थी। एक बार फिर मेरे बाजू मुझे राजी को अपने सीने से लगा लेने पर उकसा रहे थे। एक बार फिर मुझे राजी की मासूम सी नजरें पुकार पुकार कर कहती दिखाई देती थी,
अब्दुल्ला तुम कब समझोगे? अब्दुल्ला तुम समझते क्यों नहीं? क्या तब समझोगे जब मैं मर जाऊंगी? लेकिन साहिब, जब मैं राजी के करीब गया तो मैंने अपने जज्बात और एहसासात को काबू में रखते हुए राजी से कहा, राजी बहन। राजी ने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा। एक कपकपी सी उसके बदन में पैदा हुई और फिर उसकी नजरें नीचे झुक गई। मैंने फिर कहा, राजी, मैं तुम्हारा भाई हूं और तुम मेरी बहन हो। अब की बार मैंने देखा कि उसकी आंखों में नमी सी तैर गई है और वो मेरी तरफ एक नजर किए बगैर ही उठ खड़ी हुई और फिर दौड़कर कहीं गायब होकर रह गई। ये मेरी शराफत है साहिब, और अब आपको शायद इस बात का पूरा यकीन आ गया होगा कि एक मुकम्मल शरीफ आदमी हूं मैं। लेकिन साहिब, अब जब ये राजी का तज़किरा छिड़ ही गया है तो मुझे ये भी कहने दीजिए कि उस मुलाकात के बाद, यानी जब मैंने राजी को बहन बना लिया, राजी को मैं अक्सर देखा करता था। लेकिन अब राजी वो राजी नहीं थी जो कि पहले कभी हुआ करती थी। अब उसकी आंखों में शर्माहट नहीं, अफसुर्दगी होती थी। अब उसके होंठों पर मुस्कुराहट नहीं, मायूसी हुआ करती थी। और अब मैं अपनी शराफत को कभी और किसी हालत में भी खोना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने अपने आप को सजा दी। मगर राजी को बहन बना लिया और अपनी शराफत को बचा लिया। अब वो मुझसे बात न करती, अब वो मुझे देखकर बेरुखी से मुड़ जाती। आप ही कहिए साहिब, मुझे क्या था? साहिब, फिर एक रोज राजी अपने गांव चली गई और वहां उसकी शादी भी हुई। और अब मैं सुन रहा हूं कि उसकी गोद में एक खूबसूरत बच्चा खेल रहा है। लेकिन मैंने उसके गांव चले जाने के बाद न उसे देखा और न उसके बच्चे को। खैर, मुझे करना भी क्या था? लेकिन साहिब, ईमान की बात यह है कि मुझे राजी के साथ बहुत कुछ था। मुझे उसकी पाकीज़गी याद आती है और उसकी बातें याद आती हैं जिनमें बुलबुल की सी चहचहाहट बसी होती थी। ये सब बातें मुझे एक इंसान की हैसियत से याद आ जाना चाहिए थी, इसलिए मुझे अब भी याद आ रही है। वरना कहां राजी और कहां मैं। लेकिन इस वक्त भी मुझे बेगम इफ्तिखारुद्दीन की ये बात याद आती है कि हुस्न जहां भी हो और जिस हाल में भी हो, जिंदा रहता है। राजी भी हुस्न का एक मुजस्समा थी। उसकी बातों में भी हुस्न था, उसके बदन में भी हुस्न था, उसकी जुल्फों में भी हुस्न था। इसलिए राजी की एक एक बात और एक एक अदा मेरे दिल और मेरे जहन में जिंदा है। हुस्न हर हाल में जिंदा रहता है साहिब। लेकिन साहिब, मुझे माफ करें, क्योंकि मैंने आपको पहले अपने माँ बाप का दुखड़ा सुनाया, फिर चचा और चच्ची के जुल्म सितम की दास्तां बयां की और फिर राजी की बात छेड़ी। लेकिन असल बात जो है वो न मैंने कही और न आपने सुनी। लेकिन यही वो बात है जिसने मुझे इस हाल तक पहुंचा दिया है, मेरी ये हालत बना दी है और मुझे इस मेंटल हॉस्पिटल में पहुंचा दिया है। और अब आपके सामने अपनी रुसवाई बयान करने पर भी मजबूर हो रहा हूं। वरना साहिब, मैं 18 साल की उम्र तक भी बात करना न जानता था और बेगम इफ्तिखारुद्दीन भी इस बात पर मुझसे अक्सर बिगड़ बैठती थी कि मैं खुलकर बातें नहीं करता हूं, लड़कियों की तरह शर्माता हूं। खैर, ये मेरी कमजोरी थी या शराफत की दलील कि मैं लड़कियों की तरह शर्माता था या खुलकर बातें नहीं कर सकता था। लेकिन आज ये दोनों बातें मुझसे रुखसत हो गई है। अब मैं आपके सामने खुलकर बातें भी करता हूं और लड़कियों की तरह शर्माता भी नहीं हूं। हां तो साहिब, मैं आपसे ये कह रहा था कि असल बात कौन सी थी जिसने मुझे इस हालत में पहुंचा दिया। साहिब, आपने अभी मेरी जुबान से सुना
कि बेगम इफ्तिखारुद्दीन को मेरी परवरिश, मेरी देखभाल और मेरे मुस्तकबिल का कितना ख्याल था। और ये उसी परवरिश, उसी देखभाल और उसी ख्याल का नतीजा है कि आज मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं। मैं किसी मुहज्जिब से मुहज्जिब सोसाइटी में बैठकर उनसे किसी भी मसले पर बात कर सकता हूं। और आज मेरी सेहत भी इस कदर अच्छी है कि किसी को यह गुमान भी नहीं हो सकता कि इसने बचपन में सूखी रोटियों के चंद टुकड़ों पर गुजारा किया होगा। और ये जो कुछ भी आप मुझ में देख रहे हैं, ये सब कुछ बेगम इफ्तिखारुद्दीन का दिया हुआ है। इसके लिए मैं बेगम इफ्तिखारुद्दीन का शुक्रगुजार हूं। लेकिन साहिब, एक रोज ऐसा हुआ, और ये सिर्फ आज से 2 रोज पहले का वाक़ा है, जब हमारे बंगले में सफेदी की जा रही थी। उस रोज हमारे यहां बहुत सारे मजदूर थे और काम शाम तक ही खत्म हो गया था। लेकिन साहिब, जब मैं रात को अपने कमरे में सोने के लिए गया तो मुझे रात के 12 बजे तक नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि सफेदी करने की वजह से सारे कमरे में एक अजीब सी बू फैल गई थी। मैंने लाइट ऑफ की और सर्दी का मौसम होते हुए भी खिड़कियां खुली रहने दी और फिर से सोने की कोशिश करने लगा। नींद को आना था, ना आ रही थी। लेकिन साहिब, अचानक मेरे कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुल गया और खिड़कियों से आती हुई धीमी धीमी चांदनी में मुझे बेगम इफ्तिखारुद्दीन की सूरत नजर आई। वो मेरे पलंग पर बैठ गई और एक ऐसी आवाज में, जो कि मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थी, धीरे से बोली, अब्दुल्ला। मैंने बगैर उठे हुए जवाब दिया, मैं अभी खिड़कियां बंद कर देता हूं, मैं तो अभी सोया भी नहीं हूं, बस जरा सी चांदनी देख रहा था। बेगम इफ्तिखारुद्दीन मेरे और करीब आ गई और मेरी तरफ देखकर फिर उसी धीमी आवाज में बोली, हाँ, आज बड़ी अच्छी चांदनी है अब्दुल्ला। मैंने उसकी सांसों को महसूस किया तो उनमें एक अजीब सी कैफियत थी, एक अजीब सी वहशत, एक अजीब सी वहशत साहिब। मेरे सारे बदन में एक कपकपी सी दौड़ गई। मैं लरज उठा, मैं चिल्लाया और फिर मुझे मालूम नहीं कि उस रात और कल दिन में कहां रहा, क्या करता रहा, क्या कहता रहा और मुझे यहां कौन ले आया। इन सब बातों का मुझे कोई इल्म नहीं है। अलबत्ता इतना याद है कि उस रात से लेकर कल दिन तक मैं कुछ कह रहा था। लेकिन क्या कह रहा था, क्योंकि वो आंखें बार बार मेरे सामने आ जाती थीं और मैं इतना लरजता और डरता था कि मुझे याद नहीं रहता कि मैं क्या कहता हूं। वो आंखें अजीब सी आंखें थी साहिब। ये देखिए, वो आंखें फिर से मेरे करीब आ रही हैं, अब बिल्कुल करीब आ रही हैं। ओह, ये आंखें मेरी जान निकाल कर रहेंगी। बचाओ, बचाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बराए करम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।